Hello, friends. All of you are here to the one of the important topic, the cross examination and recording of statements of other parties. आज हम इस important topic की तहकीकात करेंगे कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और आपको क्या करना है जब कोई असेसमेंट्स या रीअसेसमेंट्स आपका होता है या आप अपीलेट स्टेज से पहले वाले स्टेज पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए यदि कोई आपके पास रीअसेसमेंट्स के लिए 148 ए या 148 का कोई नोटिस आता है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी लेनी है और आपको स्टेटमेंट मांगना है और ये स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे इंटरप्ले करता है all these we will discuss in this video. So once again we welcome all you for in this channel in the DNA of tax laws, जिसमें आप सबका स्वागत है और हम लोग कई सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं इस YouTube चैनल्स के ऊपर जहां पर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप एक क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कब करेंगे और जनरली डिपार्टमेंट्स कहीं सर्च होता है तो वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है या कोई सर्वे होता है वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। कहीं कोई और डिपार्टमेंट भी कई बार ईडी या और डिपार्टमेंट्स भी कहीं सर्च करते रहते हैं तो फिर इनकम टैक्स में कैसे इंटरप्ले करता है और फिर आपको क्या क्या करना है और ये कितना महत्वपूर्ण है क्रॉस एग्जामिनेशन, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो किसी थर्ड पार्टी की यहाँ कुछ भी हुआ, थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और वहाँ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसमें कुछ उन्होंने बताया, क्या बताया नहीं बताया आपको पूरा स्टेटमेंट मिला नहीं और आपके पास नोटिस आ गया 148 कैपिटल ए का जिसमें आपकी रीअसेसमेंट्स खुल गई, आपके यहाँ कुछ भी प्रोसीडिंग्स चालू हो गया और वो इस बिना पे और इस वजह से चालू हो गया क्योंकि किसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, वो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन विंग ने शेयर कर दिया और वो सर्कुलेट होके आपके जुडिशनल आईटीओ पे आ गया। उन्होंने आपका केस ओपन कर दिया और सिर्फ इसी बेसिस पर कर दिया कि किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है जिसमें ये बोला है उसने, किसी ने बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि उसने तो बोगस बिलिंग का काम किया, उसने परचेजेज की सिर्फ इनवॉइस दी है, उसने तो कैश पे आरटीजीएस या चेक लेकर के कैश दे दिया, कुछ इस तरीके की बातें जनरली होती है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी का भी स्टेटमेंट आप यदि किसी के खिलाफ यूज कर रहे हैं then that person must have opportunity to examine the person who has tendered his statement. That is a very important point and we must note that. There are so many judgments on that because a right of cross examination is within the principle of natural justice, and although even in the income tax proceedings the principle of natural justice must be followed. Without that, the assessment could not be completed, and if assessment so completed, it will be set aside by the appellate authority. So providing the copy of a statement, and if the SSC is trying and requesting for the cross examination, is the important right which must be taken care of by the assessing officer, and opportunity must be provided to the SSC if so requested for cross examination. One of the landmark judgment is State of Kerala versus KT Saduli ग्रॉसरी डीलर। ये कोई केस है जिसमें जनरल सेल्स टैक्स 90 एक्ट 1963 का केस है जिसके अंदर किसी के स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने कोई ग्रॉसरी डीलर को के ऊपर डिमांड बना दिया सेल्स टैक्स के अंदर, लेकिन उसको मौका नहीं दिया क्रॉस एग्जामिनेशन होने का। क्योंकि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन होने का मौका नहीं दिया तो ये पता नहीं चला कि आखिर उसकी इन्होंने एडिशंस जो इन्होंने उसके ऊपर डिमांड बनाया वो डिमांड का बेस सोल स्टेटमेंट था, लेकिन जिसने स्टेटमेंट दिया वो गलत स्टेटमेंट भी दे सकता है। उसकी स्टेटमेंट पे कितनी रिलायबिलिटी होगी विदाउट एग्जामिनिंग और क्रॉस एग्जामिनिंग द स्टेटमेंट ऑफ अदर पर्सन, वी cannot rely and that is not admissible evidence at all. So because in any case other side must be heard. So Supreme Court addressed whether denial of cross examination constituted a breach of odi alteram partem, which is the basic principle of natural justice.
The court held that when assessing officer relies on a statement from third party to make an adverse finding, the affected party must be given reasonable opportunity to cross-examine those witnesses. Failure to do so invalidate the assessment proceeding. So this is the very important judgment way back in 1977 of Supreme Court, State of Kerala versus Ketty Saduli grocery dealers. The decision broadened the application of natural justice within administrative law, affirming that even quasi-judicial authority like income tax officers or first appellate authority must adhere to the procedural fairness when their actions affect right or liability, because बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए ये जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन देने से ये या अदर एविडेंस भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं। तो मान लीजिए एसएससी के पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और परचेज बिल है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की रिसीट है, रिसीट्स है, उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, ईवे बिल है, सो मेनी थिंग्स, सब डॉक्यूमेंट एविडेंस ही है, लेकिन दूसरे ने जस्ट स्टेटमेंट दिया है। सो अब जब यदि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि उसके स्टेटमेंट कितना रिलायबल है, कितना सही है, उसने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया है और उसके पास स्टेटमेंट देने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है। सो स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी तभी रहेगी जब क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका एसएससी को मिलेगा, और एसएससी क्रॉस एग्जामिनेशन यदि रिक्वेस्ट कर रहा है देन इट इज ड्यूटी बाउंड टू गिव if they are using the statement for making demand, and in cases where the statement is the sole documents or a statement is the sole evidence on the basis of which demand created against the SSC, then the cross examination is very important tools, and that must be provided. It is within the principle of natural justice. Another important judgment is the Kishan Chand Chelaram versus CIT 1980 Supreme Court judgment, where इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सॉट टू टैक्स रेमिटेंसेस। यहाँ क्या हुआ कि कोई कंपनी थी, वो कंपनी के कुछ स्टाफ थे जिनका आपस में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहा था और उन्होंने कोई टीटी किया था, इन्होंने बैंक से कोई लेटर ले लिया, लेकिन बैंक ने जिस बिना पे या जिस बेस पे लेटर दिया उसमें क्लैरिटी नहीं थी। अब कोई ट्रांजेक्शन दो आदमी कर रहा है, वो उनका पर्सनल ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। इट कुड नॉट बी हेल्ड दैट इट इज द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, सो एम्प्लॉय कुड मे do their own transactions. There is no nexus, direct or indirect, where this unaccounted money or undisclosed money is of the company. So जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी उनको प्रोड्यूस नहीं किया, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, सो इट इज बर्डन ऑन द रेवेन्यू टू प्रूव दैट अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट बिलोंग टू द एसएससी। क्योंकि यदि आपको टैक्स करना है एसएससी के हाथ में तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चार्जिंग प्रोविजंस के अंदर आता है। यदि आपको टैक्स करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि अनडिस्क्लोज्ड मनी है, सो देयर मस्ट बी नेक्सस, इट मस्ट बी फाउंड फ्रॉम द एसएससी, और इफ समवन सेइंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ a statement of others you are treating something as undisclosed money, then the statement may not be correct of those persons. So cross examination is important tools and SSC must utilize those cross examination tools, और डिपार्टमेंट्स को ये क्रॉस एग्जामिनेशन टूल्स देने पड़ेंगे। दिस वाज डिसाइडेड बाय अपेक्स कोर्ट इन किसी चंद चेलाराम वर्सेस सीआईटी 1980 जजमेंट। अनदर जजमेंट इज द 1994 जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसमें इन्होंने क्या किया, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट, बोगस परचेज आज भी रेलिवेंट है। ये क्या हुआ, एट अर्लियर स्टेज ही मींस सप्लायर आर क्लेम्ड ऑल हिज सेल्स टू बी जेन्युइन। तो कोई सप्लायर था आर जिसने बोला कि हमारा तो सारा ट्रांजैक्शन जितने भी सेल है वो जेन्युइन है। बाद में उसने एसएससी ऑफिसर के सामने कोई स्टेटमेंट दे दिया कि ही डिसओन द सेल स्पेसिफिकली मेड टू अ पर्टिकुलर एसएससी, जिसका इनकम टैक्स ने केस खोल दिया, ईस्टर्न कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज। तो वो एसएससी, वो जो सप्लायर था पहले तो बोला था उसका सारा सेल्स जेन्युइन है, फिर उसने सिर्फ स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सप्लाई के बारे में बोल दिया कि नहीं जी उसकी सप्लाई तो जेन्युइन नहीं है, तो उसके स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी थी। पहले बोला सारा जेन्युइन है, फिर बोला कि कॉन्ट्ररी है कि ये जेन्युइन नहीं है, अमुक सप्लाई अमुक की सप्लाई जेन्युइन नहीं है। तो उसका कंडक्ट बहुत सही नहीं था और उसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट था। सो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट, लेकिन जो एसएससी था उसके पास वो सारे एविडेंसेस थे
तो उन एविडेंस के बेसिस पर, क्योंकि जिसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी अलग अलग टाइम पर उन्होंने अलग स्टेटमेंट दे दिया और ऑल दिस एंड स्टेटमेंट वेर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, वेयर एज ऑन द अदर साइड the SSC has produced books of accounts, vouchers, bank payments, purchase bill, transport details, all these things. So this evidence is documentary evidence and more reliable evidence, whereas cross examination was not provided to the SSC even if requested time and again. So it is against principle of natural justice, and department has relied upon the oral statement, which is so many contrary statement of the same person, and ignore the documentary evidence which was far appreciable. So कलकत्ता हाई कोर्ट ने CIT वर्सेस ईस्टर्न कॉमर्शियल के केस में, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस के केस में ये जजमेंट दे दिया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशंस है और ये एविडेंस एडमिट नहीं की जा सकती है इस तरीके से, क्योंकि एग्जामिनेशन यदि डिपार्टमेंट ने किया है और किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है तो आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ देयर इज अ प्रोसेस इन लॉ ऑफ एविडेंस of cross examination which is very important. So statement यदि डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके बाद SSC को क्रॉस एग्जामिनेशन का मिलना ही चाहिए यदि स्टेटमेंट इज ओनली द सोल एविडेंस on the basis of any liability being created against the SSC. So ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट्स है जो हमने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं जरा। एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का भी है जो CIT दिल्ली वर्सेस SMC शेयर ब्रोकर लिमिटेड का जजमेंट है, 2007 का जजमेंट है, जिसके अंदर भी कुछ इस तरीके से हुआ, जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात हुई और जो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग SSC requested the assessing officer time and again to permit the cross examination of Mr. Manoj Agrawal on the basis of whose statement proceeding has been launched against the SSC, but डिपार्टमेंट ने दिया नहीं और इट इज द कंप्लीट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। The tribunal held that assessing officer was functioning as a quasi-judicial authority and was under obligation to adhere the principle of natural justice since several requests were made by the SSC, but Manoj Agrawal was not made available for cross-examination. So on this basis, tribunal decided the block assessment of in this case of SMC Share Broker Limited, and finally penalty or tax demand deleted. So learned counsel for the revenue relied upon another judgment, but a statement of Manoj Agrawal had evidentiary value as observed by Bombay High Court, that there is no doubt that a statement of Manoj Agrawal had evidentiary value, but it would be only if the opportunity of cross examination being provided to the SSC and the statement of Mr. Manoj Agrawal or any Mr. X cross-examined and tested whether they are correct or not. So in absence of cross-examination, the statement is without tested and therefore has no evidentiary value, and it is causing prejudice to the SSC where there is no cross-examination opportunity provided to the SSC. So again, this is important judgment. Now in 2010, another judgment is CIT versus Ashwini Gupta, which is again Delhi High Court judgment. So इसमें क्या हुआ, कुछ सर्च हुआ, pursuant to search conducted at premises of SSC, certain document were seized. Subsequently, assessing officer recorded a statement of one Mr. M, and on the basis of a statement, addition made on account of unaccounted transaction without providing copy of seized material. तो इनको SSC को seized material भी नहीं दिया और जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी वो मिस्टर M की, उसकी स्टेटमेंट भी उसको कॉपी नहीं दी. So कमिश्नर अपील ने बोला कि assessing officer has passed an assessment order in violation of principle of natural justice because he has neither provided copy of seized material nor he has provided the copy of a statement recorded of Mr. M on the basis of which department is trying to make addition. So this is the gross violation of principle of natural justice, and therefore कमिश्नर अपील ने अपील अलाउ कर दी और ट्राइब्यूनल ने भी उस अपील को कंफर्म कर दिया, चाहे अपील के व्यू को, बाद में हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया उनके व्यू को. सो ऑल दिस इंपॉर्टेंट केस इज CIT वर्सेस अश्विनी गुप्ता, दिल्ली हाई कोर्ट, 2010 जजमेंट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट, ITO वर्सेस Pirai Chodi, 2011 judgment of Supreme Court, no validity of reassessment without allowing cross examination. So matter remanded to the assessing officer. The court held that principle of natural justice
not followed because there is a important right of cross examination in the hand of SSC, which must be respected while making assessments or reassessments wherever there is reopening of assessment on the basis of third party statement. So another landmark judgment of apex court in the case of ITO versus PHOD case. So another landmark judgment, this is related to Central Excise अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज वर्सेस सीसीई कमीशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज 2015। इसमें क्या हुआ, ये सेल डिपो से भी हो रहे थे और एक्सपैक्ट फैक्ट्री से भी सेल हो रहा था। किसी दो बायर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी इन्होंने और बोल दिया कि हाँ बायर कहाँ से खरीदता है, क्योंकि फैक्ट्री की प्राइस अलग थी और डिपो की प्राइस अलग थी। डिपो कहीं और पे था, फैक्ट्री कहीं और पे था, तो फैक्ट्री से डिपो पे जाने के भी कॉस्ट होते हैं। तो डिपो की प्राइस बढ़ रही थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एटसेट्रा बढ़ रहा था। इन्होंने बोला कि ये गलत है, तो किसी के स्टेटमेंट बायर की इन्होंने रिकॉर्ड कर ली, जो स्टेटमेंट ठीक नहीं थी, एविडेंसेस नहीं थे, सही नहीं थे, क्योंकि जो प्राइस आप ले रहे थे स्टेटमेंट में वो प्राइसेस तो डिपो की अलग थी, फैक्ट्री की अलग थी, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी अलग अलग होता है। तो वो स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज वर्सेस कमीशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज सुप्रीम कोर्ट 2015 जजमेंट्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लैरिटी से बोला कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना पड़ेगा और तभी कोई स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी को ये स्टेटमेंट जो क्रॉस एग्जामिन होगा वो किस पर्पज से है, क्या पर्पज है, क्यों होगा, कैसे होगा, ये ना एडजुडिकेट ऑफिसर का काम है, ना ही ये कोई फर्स्ट अपील का काम है, नहीं ट्राइब्यूनल काम है, ये एसएससी का काम है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसके पास कॉन्ट्ररी एविडेंस होंगे या जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है हो सकता है उसने रिट्रैक्ट कर लिया होगा, उसका स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो गया होगा, या उसकी थ्रेटनिंग से स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, या उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको याद नहीं था, उसकी स्टेटमेंट फैक्चुअल मिस्टेक है, गलत है, उसके स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ये अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज का केस बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है और ये हमें जरूर समझना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट राइट है। एक दूसरा जजमेंट भी बॉम्बे हाई कोर्ट का एचआर मेहता वर्सेस एसीआईटी 2016 जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट वेयर राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन टैक्स असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ इस बिना पे कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला, इस केस में क्या था कि कोई मिस्टर एन था जिससे एसएससी ने लोन लिया था और वो लोन भी चेक से बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू था और फिर जो लोन का वापस भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से चेक के थ्रू किया गया था। तो जो लिया था वो भी बैंकिंग थ्रू था और जो दिया गया था वो भी था। assessing officer should have provided SSC material used against him apart from providing him opportunity to cross examination deponent whose statement relied upon। तो वो स्टेटमेंट दिया नहीं जिसके स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और 68 में उसकी एडिशन कर दिया और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया 115 BBE का। तो इस वजह से क्या हुआ कि किसी की स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड करी है तो स्टेटमेंट की कॉपी भी देनी चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन मांगने पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा जिसकी इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है। तो असेसिंग ऑफिसर ने क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर दिया और उनको जिसकी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर एन की करनी थी उसको प्रोड्यूस नहीं किया, उसको बुलाया भी नहीं। सो इसको चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट तक और ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वायलेशन है तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए था। जो एचआर मेहता वर्सेस एसीआईटी का जजमेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। सो वी हैव जस्ट एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ ऑल दिस केसेस which is important related to right of cross examination and cross examination होना भी चाहिए क्योंकि खास तौर से जहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर है उनके पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन आई है, किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, शायद उसने किसी वजह से स्टेटमेंट गलत भी दिया होगा तो वो या स्टेटमेंट की कॉपी भी मिलनी चाहिए। तो यदि आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है और की गई है और वो स्टेटमेंट की कॉपी भी हमारा लेना राइट है, सो वी मस्ट यूज आवर लीगल राइट टू आस्क फॉर द कॉपी ऑफ स्टेटमेंट as well as provide the opportunity for cross examination in all these judgments. The only line is that in every case court has said it is the principle of natural justice, if not followed then
the assessment order is not valid because evidence could not be used against the SSC if cross-examination not provided, copy of statement not provided. So another judgment is Anand Prakash versus ITO. It's a similar line, so I am just skipping. Now, the recently another judgment is PCIT versus West Infrastructure India Private Limited. Again, it is a Delhi High Court judgment where a statement recorded during search cannot be the sole basis unless it is corroborated with other evidences and the cross-examination allowed to the SSC. So, यदि किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उसके साथ सर्कमस्टांशियल या अदर एविडेंस भी होंगे. सो एविडेंस मस्ट बी कोलैबोरेटेड विद द स्टेटमेंट. इफ देयर इज ओनली अ स्टेटमेंट एंड नथिंग एल्स, then it is, if it is not corroborated and not cross examined, it is not a valid evidence and could not be used against the SSC. So this is very important. Now another important judgment, which is the 2019 judgment CIT versus Odeon Builders Private Limited, where entire disallowance in this case is based on third party information gathered by the investigation wing of the department, which has not been independently subject to further verification by the AO. तो क्या हुआ इसके अंदर, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन विंग, कोई इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आई और उसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने पूरी डिसअलाउंस कर दी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड. ही हैज नॉट मेड एनी वेरिफिकेशन of all these facts as shared, and there be several times जो इन्फॉर्मेशन आती है इन्वेस्टिगेशन विंग से वो इन्फॉर्मेशन भी गलत रहती है, असेसमेंट ईयर गलत है, जिस साल के वो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी उसने साल ही गलत बता दिया, जिस साल की फिगर थी या सेल थी, परचेज थी, जो भी ट्रांजेक्शन थे वो साल गलत हो गए, जिस साल का केस खुलना चाहिए था खुला नहीं, जिसका खुला उसे खुलना नहीं चाहिए था, केसेस टाइम बार्ड भी हो सकते हैं. तो इन सब केसेस में सिर्फ ये बात है कि यदि आप किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको अगेंस्ट एसएससी यूज कर रहे हैं और कोई उस पे टैक्स की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट की कॉपी भी मिलनी चाहिए एसएससी को और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी मिलना चाहिए. और वो कोई इंडिपेंडेंट माइंड से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट हैं वो आने के बाद शेयर करने के बाद भी उसको चेक करने की जरूरत है in the light of evidence produced by the SSC. So SSC has produced all those documents related to VAT registration, then income tax return, sales tax return, books of account, transportation bill, purchases etc. तो इस केस में इन्होंने सिर्फ जो बोगस परचेज कह दिया और उसकी एडिशन कर दी which was not correct and not acceptable at all, and court has deleted this. So this is another landmark judgment of Supreme Court, CIT versus Odeon Builders Private Limited. It's a recent one. I have just explained the importance. So जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट खुलता है तो हमें जब भी कोई नोटिसेस आते हैं जिसमें कोई इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा है तो पहला स्टेप ये है कि हमें उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए काइंडली प्रोवाइड द कॉपी ऑफ स्टेटमेंट. और यदि कॉपी ऑफ स्टेटमेंट आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है और उसको थॉरली पढ़े जाएं, समझे जाएं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाएं और क्रॉस एग्जामिनेशन मांगा जाए. और यदि आपको स्टेटमेंट नहीं मिलती है तो वो अपने आप में एक बेस है क्योंकि आप प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस एओ ने फॉलो नहीं किया. दूसरा जो क्रॉस एग्जामिनेशन है क्योंकि आपके पास कॉन्ट्ररी एविडेंस है, शायद हो सकता है जिसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई किसी एक्स की जो कंपनी में एम्प्लॉय है और आपके पास कोई उससे बेटर एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो बैंक स्टेटमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट से मैच खाती है. तो हमारे पास बेटर एविडेंस है, हमें उन दोनों एविडेंस को करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मांगना चाहिए और फिर क्रॉस एग्जामिन करनी चाहिए फाइनली, ताकि हमारा असेसमेंट में ये पता चल सके कि सही फैक्ट्स क्या है और गलत फैक्ट्स क्या है. अकॉर्डिंगली ये वो मस्ट फैसिलिटेट एंड आई होप ये वो विल अलाउड the cross examination opportunity to the AO so as to reduce the dispute on this basis only. Thank you for watching the videos and you are requested to subscribe our channel DNA of Tax Laws, which is providing very important information to all of you. You are requested to stay tuned and also share with the friends about the channel DNA of Tax Laws. Thank you very much.